बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और स्टूडियो में हमारे सभी वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर जी, बहुत स्वागत आपका। और वो विषय जो लगातार कहानी कुर्सी की में हम उठा रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है और आज वो देवरिया में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये कहा कि आस्था से खिलवाड़ करने वालों को क्लियर कट चेतावनी देते हुए कि जन आस्था से जिसने भी खिलवाड़ किया वो बचेगा नहीं। दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। 19 जून को कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही एक्शन होगा। ठीक एक हफ्ते के बाद कार्रवाई अब आप सबके सामने है। हर वो व्यक्ति जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में शामिल है, सबका हिसाब किताब चुकता होगा। आप सुने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया से मंच से राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में क्या कहा। जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 500 साल का इंतजार किया है, 15 दिन का इंतजार और कर लीजिए। और 15 दिन की समय अवधि पूरी हो जाने के बाद एसआईटी की पहली रिपोर्ट आई। इसका इंपैक्ट दिखा। चंदा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हुई और 12 घंटे के अंदर अंदर सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने चंपत राय के बेहद करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंदा चोरी के आरोप में लवकुश मिश्रा, उसके रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा गिरफ्तार किया गया। सुभाष श्रीवास्तव पर कैश काउंटिंग की निगरानी की जिम्मेदारी थी, जो कि सीधा अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था। सुभाष श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि जैसे ही कल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, वैसे ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। लेकिन तब तक रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव पुलिस की पकड़ से दूर था। लेकिन बाद में पुलिस ने टिन्नू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इन सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। आपको बता दें, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कृष्ण मोहन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये जानकारी आपको फिर दे दें कि इस एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम शामिल नहीं है। लेकिन हम जिन 8 किरदारों की बात कर रहे हैं, उन 8 किरदारों पर बात करना आवश्यक है। उनके नाम जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके नाम जो एफआईआर में शामिल नहीं किए गए हैं। जब आप हिसाब किताब की बात आते हैं, विजय जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए 8 लोगों के नाम हैं जिनका चढ़ावे के प्रबंधन, चढ़ावे की गिनती, फिर चढ़ावे का बैंक में उसको डिपॉजिट करने तक की पूरी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भूमिका थी। उन पर तो गाज गिर गई है। बिल्कुल ठीक है, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, समझना चाहिए कि जिसके लिए भी बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जिनके नाम इसमें दिए हैं एफआईआर में, उनके नाम तो आपने जिक्र किए, जिनके नाम एफआईआर में नहीं, उनका नाम आप क्यों जिक्र कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि उनका नाम होने चाहिए?
सर, तो अब इसका मैं जवाब दूं क्या? चंपत राय और गोपाल राव और जो मिश्रा जी हैं, जो भी लोग हैं, देखिए असली बात क्या है कि यही तो चिंता हो रही थी कि उन लोगों को तो गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा जो छोटे लोग हैं। छोटी मछलियों को पकड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। कई बार छोटी मछलियों को भी आप इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि उससे बड़ी मछलियां पकड़ में आती हैं। अब यहाँ पर FIR में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया जिन पर आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो शामिल हैं कि नहीं है। और दूसरी बात, लेकिन नैतिकता और गरिमा ये कहती है कि आप उस पद पर नहीं रह सकते। आपके पद पर रहते हुए अगर आपके नीचे काम करने वालों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जिसमें से एक व्यक्ति और है मनीष यादव। मनीष यादव का नाम भी इस FIR में शामिल है। मनीष यादव रामशंकर यादव का भतीजा है और मनीष यादव की नौकरी टिन्नू यादव के कहने पर ही यहां पर लगी थी। और आपको जानकारी दे दूं, पुलिस ने जब चढ़ावा चोरी मामले में काम करना शुरू किया, कार्रवाई करनी शुरू की गई, तो फिर जो 36 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी वो इसी मनीष यादव के आवास से ही हुई थी। एक बड़ी खबर आपको दे दूं, चंदा चोरी केस में 8 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें एक नाम चंपत राय के बेहद करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का है। और चंदा चोरी में गिरफ्तारी के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है। अब फोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से इस्तीफा देना होगा। यह मैसेजिंग हो गई है। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा देना होगा। चंपत राय को इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि चंदा चोरी विवाद में जिन 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उसमें ना चंपत राय का नाम है, ना अनिल मिश्रा का नाम है। इसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या FIT की जांच में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि अभी ये खबर है कि चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और नैतिकता की ये जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। FIT की शुरुआती रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि चंदे की निगरानी में कमी हुई है, SOP को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया है, इसलिए चंदे की चोरी हुई है। समीर जी, इस्तीफे की बात आ रही है, अब ये फोर्सेस के हवाले से आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार ये कहना पड़ रहा है कि अब देना होगा, अब देना होगा। लेकिन कौन कह रहा है? ये तो दे देना चाहिए था ना। कोई कह नहीं रहा ना। मैं दूसरी हम बात एक सूत्र लाइन तो चला रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। एक लाइन मैं केवल कहना चाहता हूँ कि ये जो ट्रस्ट है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो बना है, वो केंद्र सरकार ने बनाया है। तो क्यों जरूरत है कहने की कि इस्तीफा दें ना दें? भंग कर दे, सरकार भंग कर सकती है इसको। यदि सरकार को लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है और कुछ लोग भी शामिल हैं, तो संघ सरकार जो है, केंद्र सरकार इस ट्रस्ट को भंग कर दे और नया बनाए। उसमें मान लीजिए लगता है कि 8 लोग नहीं है, उनको रखना भी है तो भी रखे, लेकिन एक बार भंग करके इस पर काम करे। नहीं सर, मैं एक चीज पे स्पष्ट हूं, इन 3 लोगों को तो ट्रस्ट में होना ही नहीं चाहिए। नहीं 15 लोग हैं, मैं कह रहा हूं उसमें से 15 लोग रहे, लेकिन 15 लोग में से 2 लोग डेथ हो गया। नहीं, हाँ वो ठीक है, मतलब जो लोग डेथ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चंपत जी, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनको अब न्यास में नहीं होना मिलाकर जो कुछ पदेन एक्स ऑफिशियो है जी। जो मुझे लग रहा है कि जो FIR दर्ज हुई है 8 लोगों के खिलाफ, वो जिस तरीके से उनकी टिन्नू यादव की और उसके भतीजे की जो गिरफ्तारी हुई उन लोगों की, ये चंपत राय को सीधा सीधा संदेश है कि भाई जांच अब राम मंदिर के परिसर में एंट्री हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है, आपके करीबी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब अगली बारी आपकी आएगी, आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए या आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। आपको इस्तीफा देके यहां से निकलना है या आपको गिरफ्तार होकर जांच का सामना करना है, तय आपको करना है। मुझे लगता है सीधा सीधा संदेश है। और हो सकता है कि इस गिरफ्तारी के बाद अब चंपत राय के पास कोई रास्ता नहीं बचे कि वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये बात है जब टिन्नू यादव गिरफ्तार होगा। सर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। FIR के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोर्सेस के हवाले से ये इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदा चोरी के मामले में चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, गोपाल राव ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, अब इस पर कंफर्मेशन आनी बाकी है। लेकिन फोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर, जो लगातार दबाव भी बन रहा था, जो संदेह के घेरे में आ रहे हैं, जो वहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए थे, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा हेर फेर हो गया, इतनी बड़ी चपत लग गई चंदे में, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये बार बार सवाल उठ रहे थे। अब खबर सोर्सेस के हवाले से, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि सारी जिंदगी की जो चंपत राय की कमाई थी, जो सम्मान उन्होंने अर्जित किया था, उम्र के इस पड़ाव में आके एक पद के मुंह में उन्हें जाते जाते पूरा गवा दिया है।
वो अगर नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देते, जिस दिन ये खबर निकली उसके पहले वो कह देते कि भाई हमें ऐसी खबर लगी है कि चंदे के अंदर गड़बड़ी हुई है और हम इसकी एसआईटी की जांच की मांग करते हैं मुख्यमंत्री से और मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं, उसके बाद एसआईटी बनती, तमाम जांच होती, तो चंपत राय का सम्मान बना रहता कि भाई उन्होंने खुद ने पहले ही इस सारी जांच शुरू होने के पहले इस्तीफा दे दिया। सारी जांच होती है, एसआईटी जांच करती, तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लग रहे, उनके करीबी लोगों की जितनी संपत्ति बढ़ गई उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था और तब तक वो पद पे बने रहे। और जब उनका करीबी लोग गिरफ्तार हो गए और यह तय था कि जब टिन्नू यादव गिरफ्तार होगा तो वो बताएगा ना कि किस किस की जानकारी में हुआ है। कहा यह जा रहा है कि टिन्नू यादव अयोध्या के अंदर 40 से 50 ऑटो इसके चल रहे हैं, 40-50 ई रिक्शा को इसने फाइनेंस किया हुआ है। तो ये खबर क्या चंपत राय को नहीं थी कि एक ऑटो चलाने वाला आज अयोध्या के अंदर 40 ऑटो का मालिक बन गया है, 20-25 ई रिक्शा के लिए वो पैसा उसने दिया है, ब्याज पे वो पैसा मार्केट के अंदर चला रहा है ई रिक्शा और ऑटो वालों को देकर, और रोज वो जिस तरह से पैसा बना रहा था और संपत्ति बनाई। जो चंपत राय के साथ साय के साथ रहता था उसके रहन सहन से क्या चंपत राय समझ नहीं पाए कि इसकी जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? उसको कितने पैसे दिए जाते थे ट्रस्ट की तरफ से, उसमें वो इतनी महंगी जीवन शैली कैसे जी रहा था? क्या चंपत राय ने एक बार भी उससे पूछने की कोशिश की? लेकिन दबाव जो बन रहा था चंपत राय पर, आखिरकार उनका इस्तीफा हो गया, ऐसे सोर्सेस हमें बता रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें इंडिया टीवी की बड़ी भूमिका है, जिस तरीके से आप लोगों ने इसको लगातार इस मामले को चलाया है और होना चाहिए इस मामले को लेकर। राम भक्तों की जो सनातनी लोग हैं वो जिस चीज से हाथ हुए थे इस बात को लेकर, अब ये कह सकते हैं कम से कम देर आए, थोड़ा तो दुरुस्त है, कम से कम अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और दूसरे ने भी इस्तीफा दे दिया है और मुझे लग रहा है नया ट्रस्ट बने। अब जो होगी आपको भविष्य में ऐसा ना हो कि फिर राम भक्तों को किसी तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अब कम से कम बहुत व्यवस्था सुनिश्चित हो, एक एक रुपए का हिसाब हो, पारदर्शिता पूरी हो, बेहतर मैनेजमेंट वहां पर हो और मुझे लगता है कि फिर समय लगेगा लेकिन एक लंबे समय के बाद राम भक्तों का विश्वास फिर लौटेगा। राखी जी, अनिल मिश्रा, चंपत राय दोनों का इस्तीफा सोर्स ये बता रहे हैं कि हो चुका है। क्या ही कहें, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जैसे नहीं वो अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था कुरुक्षेत्र में जाकर के। क्या ही कहा जाए, एक ही चीज मुझे लगता है, किसकी गिरफ्तारी होगी, कौन पकड़ा जाएगा, क्या होगा, ये वाकई इसकी अंतिम निष्पत्ति तक ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा भी, सच्चे लोग पकड़े जाएं, जो बुरे लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, ये अलग सवाल है। जो ये दाग लगा है मुझे उसकी चिंता है। हिंदू समाज के अंदर मैं कांग्रेस के आरोप से विचलित नहीं हूं। राखी जी, मुझे बीच में आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है विशाल के पास, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है। विशाल, ये कंफर्मेशन आ गया है क्या चंपत राय का अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है? सारे चैनल चला रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले जो हमारी सोर्सेस से बातचीत हुई है, सूत्रों ने हमको कंफर्म कर दिया है कि चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्योंकि जो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को सौंपी गई थी, उसमें जो इंडिकेशन थे, उसमें जो कार्रवाई की बात थी, और इंडिया टीवी अपने दर्शकों को इस बात को सुबह से बता रहा है कि कल भले ही 8 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन बड़े लोग जो हैं, बड़े लोग पे कार्रवाई का दिन आज है। और कार्रवाई की जो शुरुआत है कल एसआईटी के एक्शन के बाद अयोध्या पुलिस से शुरू हो चुकी है। और अभी की ताज़ा खबर यह है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, वो ऐलान भी कुछ देर में हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो इस पूरे मामले को लेकर के रुख है वो बहुत ही साफ है, बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है कि अगर किसी के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो पहले आरोपों की जांच हो जाने दीजिए। जांच को प्रभावित होना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और एसआईटी भी जांच कर रही है, अयोध्या पुलिस ने भी इस मामले में जांच की है। और जिस तरीके से चंपत राय के करीबियों का नाम सामने आया, अनिल मिश्रा के करीबियों का नाम सामने आया, ट्रस्ट में उनके होने से निश्चित तौर पर जांच न सिर्फ प्रभावित होगी बल्कि जांच को सही दिशा तक पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। जो खुद संदेह के दायरे में हो, अगर वो पद पर बने रहे तो जांच प्रभावित होगी, और यही राम भक्तों को बड़ा डर था। रुचि हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है इस खबर पर। रुचि, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, सुबह से ही हमारी बात हो रही है और ये बिल्कुल साफ था
कि जो लोग इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, ये जो लोग पकड़े गए हैं जिनका खिलाफ एफआईआर हुई है, ये तो बहुत ही छोटे, आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो वहाँ पे चेन थी उसमें, क्योंकि ये सब ज़्यादातर सेवादार थे तो इनका रोल था, इनके खिलाफ एफआईआर हो गई। लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी आखिर? तो जिम्मेदारी तय की गई है और सोर्स ये बता रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफ़ा हो गया है। ये कहा गया था सुबह भी कि नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है, चाहे वो चंपत राय हो चाहे डॉक्टर अनिल मिश्रा हो। वो इसलिए भी बनती है मीनाक्षी, क्योंकि अगर चंपत राय की आप बात करेंगे तो पूरे राम मंदिर में जो भी जिस तरह से भी निर्माण वहाँ पर हुआ या जिस तरह से बाद में मंदिर में जो भी कार्यक्रम हुए, चाहे उसका जब शिलान्यास हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद जैसे जैसे मंदिर बना, वहाँ जितने कार्यक्रम हुए सबकी जिम्मेदारी चंपत राय पर ही रहती थी। तो मंदिर की एक एक चीज़ की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और वो पूरे टाइम मंदिर में ही रहते थे। सुबह करीब 9 बजे वो कारसेवकपुरम में रहते हैं अयोध्या के, सुबह 9 बजे वो तैयार होकर राम मंदिर चले जाते थे और फिर उनकी वापसी रात में ही होती थी, यानी पूरा दिन उनका राम मंदिर में गुजरता था। इसी तरह से डॉक्टर अनिल मिश्रा जो हैं वो भी पूरे दिन मंदिर में रहते थे। जहाँ मैं एक एक करके रुचि हर एक इन दोनों नाम पर हम बात कर लेते हैं। पहला नाम आपने लिया चंपत राय का। चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के पद पर और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता रहे। उपाध्यक्ष के पद पर, विजय जी अगर मैं सही कह रही हूँ, उपाध्यक्ष के पद पर रहे। 35 साल से वो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे हैं और जब इमरजेंसी का समय था उस दौरान, आपातकाल के दौरान 18 महीने में जेल में उन्होंने बिताए हैं। तो अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो बहुत ही यूं कहें कि एक क्रांतिकारी इतिहास रहा, एक मजबूत इतिहास रहा, एक ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति, एक ऐसा चेहरा विश्व हिंदू परिषद का जिस पर कोई कह नहीं सकता कि कभी कोई सवाल उठेंगे। लेकिन आज की तारीख वो है जब इतना बड़ा घपला अगर हो गया, इतनी बड़े चंदा चोरी का मामला सामने आ गया और उनके पद पर रहते हुए, उन्होंने ना किया हो या किया हो ये तो जांच बताएगी, लेकिन उनके पद पर रहते हुए अगर उनके नीचे उनके सबऑर्डिनेट्स ने इतना बड़ा घपला कर दिया तो सवाल उठ रहा था कि चंपत राय अब तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। रुचि, यही तो बड़ा सवाल था मीनाक्षी। एक सवाल और भी था कि जब ये मामला शुरू हुआ, जब आरोप लगे, अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट लिखा और बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा होने लगी कि राम मंदिर में चढ़ावे में जो है चोरी हो रही है, घोटाला हो रहा है, तो चंपत राय अपना जो उनका सिक्योरिटी का स्टाफ है, अपना जो पर्सनल स्टाफ है और लोकल जो कुछ पुलिस थी अयोध्या की, उसको लेकर वो जगह जगह गए। अब जो ये लवकुश मिश्रा जो रुदौली में रहता था, जिसका पुश्तैनी घर रुदौली में था, वहाँ चंपत राय गए, वहाँ से करीब 10 लाख रुपया बरामद कराया चंपत राय ने। पुलिस को ले गए थे, अपने सब साथी संगी को ले गए थे, अपनी सिक्योरिटी को ले गए थे। तो बड़ा सवाल कि जब आपने पैसा बरामद कराया वहाँ से, तो जिम्मेदारी आपकी क्या होनी चाहिए थी? आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि आप फौरन जाकर मुकदमा लिखवाते, क्योंकि आपको गड़बड़ी मिली वहाँ पर, आपको शक हुआ, आप मौके पे पहुँचे, क्योंकि आप तो पुलिस नहीं है ना, चंपत राय तो पुलिस है नहीं कि उन्होंने पड़ताल कर ली और उनको अंदर मंदिर के अंदर बंद कर दिया। तो चंपत राय के पास ये पावर नहीं थी। तो पहले ही बात तो यही है कि चंपत राय पे सवाल उठने शुरू हुए कि आखिर क्यों उन्होंने इस पूरे मामले में मुकदमा शुरुआत में क्यों नहीं लिखवाया। तो जिम्मेदारी तो चंपत राय की मानी ही जाएगी, क्योंकि अगर ये सब लोग गड़बड़ कर रहे थे तो इनको इतना पावरफुल किसने बनाया था, इतनी ताकत किसने दी थी कि वो मंदिर में जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे चाहे। भाई, जिनके पास निर्माण की निगरानी थी, जिनके पास दान और चढ़ावे के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, जिनके पास राम मंदिर निर्माण के समय देशव्यापी जो चंदा अभियान चला उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी थी, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? गलती हुई तो हुई और उसके बाद जब गलती सामने आ रही थी तो उस पर लीपापोती ढकने की, अपने स्तर पर उसे निपटाने की कोशिश क्यों हो रही थी? और यही बार बार सवाल चंपत राय की भूमिका को लेकर उठाए जा रहे थे। अखिलेश यादव कहें तो आप इस मामले को राजनीतिक रंग दे सकते हैं, लेकिन यही सवाल तो सभी राम भक्त उठा रहे हैं कि चंपत राय ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। आज खबर ये आ रही है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। अभय पराशर हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से ही जुड़े हुए हैं। अभय, इस वक्त एसआईटी क्या कर रही है? चंपत राय का इस्तीफा यदि हो गया है तो ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कब बाहर आएगी?
देखिए बिल्कुल इस्तीफा हो गया है। अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है ट्रस्ट की तरफ से, उसमें चंपत राय और साथ ही अनिल मिश्रा दोनों ने इस्तीफा जो है, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं महंत गोपाल दास, उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये कब सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। जहां तक बात एसआईटी की है, एसआईटी ने अब तक जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टिन्नू जो कि चंपत राय का सबसे करीबी है, और टिन्नू को इतनी पावर चंपत राय की वजह से ही दी गई थी कि इतना ओहदा बन गया था कि जहां पर चढ़ावा चढ़ता है, जितने काउंटर्स हैं, जितने लोग बैंक के अंदर जो आते थे, वो भी टिन्नू के कहने पर ही ये सारा काम कर रहे थे। जो नोटों की गड्डियों के अंदर एक्स्ट्रा नोट लगाकर बाहर निकाले जाते थे मंदिर से, वो बैंक पहुंचने से पहले निकाल लिए जाते थे, जिसमें टिन्नू की अहम भूमिका है। जो एफआईआर दर्ज हुई है, अब तक जो 8 आरोपी हैं मीनाक्षी, उनको अब से थोड़ी देर बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास यहां की जो जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, इस वजह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास पेश करके पुलिस कस्टडी लेने की कोशिश यहां पर की जाएगी। चंपत राय और साथ ही अनिल मिश्रा, इनसे पूछताछ कब पुलिस करेगी, उसको लेकर जो हमारे सूत्र हैं, उनका यह कहना है कि अभी टिन्नू और जो बाकी के आरोपी हैं, उनकी मनी ट्रेल, उनकी प्रॉपर्टी, आज यह भी जानकारी मिल जाएगी कि अभी जो 8 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, इनके पास से कितनी रिकवरी हुई है। टिन्नू को लेकर भी जगह जगह अयोध्या पुलिस की टीम गई थी, आज भी, आज सुबह कई जगह से और रिकवरी हुई है। उसके बाद मनी ट्रेल में ये चीजें अगर आगे आती हैं कि चंपत राय को सब कुछ पता था, अनिल मिश्रा को सब कुछ पता था, तो फिर पूछताछ और जो कानूनी कार्रवाई है वो उन तक भी बहुत जल्द पहुंच सकती है। सारा मसला ही इस बात का है कि जब मसला उठा तो उससे ढकने की कोशिश क्यों हुई। रागी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। अब चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, ऐसा सोर्स बता रहा है। और जो अभी रुचि ये कह रही थी कि परेशानी इस बात की नहीं है कि एफआईआर ही सिर्फ देरी से हुई, परेशानी इस बात की भी है कि चंपत राय जी की नजर में सारी बात आ गई थी, इसके बावजूद इसे अपने स्तर पर क्यों सल्टाने की कोशिश हुई। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि शायद उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, शायद इतनी बड़ी चोरी नहीं है, और संभवतः उन्होंने इस बात का आकलन नहीं किया होगा कि ये मुद्दा इतनी दूर तक चला जाएगा। आज जब मैं इस मुद्दे को देखता हूं, कई दिनों से हर्षवर्धन जी, समीर जी दोनों इस बात का शुरू से कर रहे थे कि चंपत राय को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मेरा मन भी कहीं वहीं होता था, लेकिन मैं उससे दूरी बना करके बराबर रखा, और मैं ये मान करके चलता था कि 2 चीज़ों के बीच में अंतर कर लें। एक हमारे रहते हुए चोरी हो गई, और ये हमारी जानकारी में सब चोरी हो गई। अब जो लग रहा है, जो अभी निकल करके आ रही है, वो ये निकल करके आ रही है कि सब हमारी जानकारी के अंदर होती ये चीज़ें। और जब आपकी जानकारी के अंदर हो तो फिर आप उससे बच नहीं सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड हूं, और कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो मेरी जानकारी में नहीं होती है, लेकिन मेरी जानकारी में आने के बावजूद भी वो घटनाएं घटित होते रहें, तो मैं उसका अपराधी हूं, मैं उसका साझेदार हूं। चाहे उस साझे का मूल्य मेरे तक आए न आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा चंपत जी के पास गया होगा, मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। चंपत जी ने चोरी की होगी, मैं बिल्कुल अब भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगी। इससे बेनिफिट चंपत जी ने किया होगा, मैं अब भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन चंपत जी के आसपास रहने वाले लोग, जिस पर उन्होंने भरोसा किया, और वो एकाएक इतने बड़े होते गए कि ऑटो से लेकर के पता नहीं क्या क्या चीजें, जो र्यूमर चल रही होती वो सच हैं, इतने बड़े हो गए, तब मुझे लगता है कि हम आंखों पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध ली है। और जब गांधारी और धृतराष्ट्र आप बन जाते हैं, तो फिर कुरुक्षेत्र का मैदान खुल जाता है। मुझे चिंता आज की नहीं है, मुझे चिंता आने वाले दिन की है। और वो आने वाले दिन की है कि मैं उन स्वयंसेवकों की में हूं
जो बार बार ये कहता रहा है कि हिंदू समाज पर जो मंदिर अभियान है वो सिर्फ अयोध्या तक नहीं रुकना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं, और तब लोग कहते भी हैं कि आप उस संघ की लाइन से अलग जा रहे हैं। मैं बार बार उन लोगों की श्रेणी में हूं जो मान करके 10 सेकंड मुझे दे, खत्म कर ले तो समाज को भी धक्का पहुंचा है और सनातन समाज को भी धक्का पहुंचा। 10 सेकंड अपनी बात कहूं। मैं उन लोगों में से हूं जो मैं मानता था कि विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या आंदोलन तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। उसे मथुरा के लिए उतना ही बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है, उसे काशी के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है, उसे धार के लिए उतनी ही जोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता है, उसे अन्य जो हमारे संबल के मंदिरों के लिए, बाकी अन्य मंदिरों के लिए, जिन जिन मंदिरों को आक्रांताओं ने लूटा, पददलित किया, उन सारी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी संघ की है, विश्व हिंदू परिषद की है। विश्व हिंदू परिषद कोई एनजीओ की तरह बन जाए या एक जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप हो जाए, इसके लिए मुझे नहीं लगता था कि विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद तो हिंदुओं को संगठित करके और हिंदुओं के भला करने के लिए, मैं तो आपसे ये कह रही हूं सर, ये जितना कुछ हुआ है उससे संघ की छवि, उससे वीएचपी की छवि, उसी तरफ कह रहा हूं कि स्वयं सेवकों की तरफ देखने का नजरिया आम लोगों का बदलता है। मैं आप कहेंगे तो मैं फिर आज से दोहरा दे रहा हूं, संघ के स्वयंसेवक आज सबसे ज्यादा आहत होंगे इन सब चीजों को देख करके। संघ के स्वयंसेवक, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इससे ज्यादा कभी संघ के स्वयंसेवक आहत नहीं हुए होंगे जो आज ये सब चीजें दिखाई दे रहा है। समीर जी देखिए, जब अभी रुचि बता रही है किस तरीके से चंपत राय अपने सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को लेकर गए और एक के यहाँ से 10 लाख रुपए की रिकवरी करी। चंपत राय को जब पता पड़ा कि 10 लाख रुपए उसने चोरी करे, क्या चंपत राय ने ट्रस्ट की बैठक बुलाई? क्या चंपत राय ने ट्रस्ट की बैठक में कहा कि बहुत चोरी ट्रस्ट के अंदर हो रही है, एक पैसा रिकवर हुआ है, कब से हो रहा है ये पता करना पड़ेगा, किन किन ने संपत्ति इकट्ठी की है? क्या इस संदर्भ में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई? चूंकि ये सब इसलिए नहीं हुआ कि चंपत राय राम भगवान के सेवक, राम मंदिर के सेवक के रूप में नहीं थे, वो इसे अपने निजी जागीर के रूप में इसको चला रहे थे। वो ये मान के चल रहे थे कि मेरी निजी संपत्ति है, यहाँ का मैं शहंशाह हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, मुझसे कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। और इसी कारण वहां पर किसी तरह की एफआईआर नहीं हुई, कोई उन्होंने ट्रस्ट की बैठक नहीं बुलाई, किसी लोगों को निकाला नहीं। जिन लोगों से पैसा वसूल हो गया था, क्या उन लोगों को, टिंकू यादव और बाकी लोगों को ट्रस्ट से बाहर किया? क्या कहा कि राम मंदिर के अंदर नहीं आएंगे? पैसा वसूल होने के बाद भी वो ट्रस्ट के अंदर उतना ही दखल रख रहे थे। तो इसी क्या मजबूरी थी चंपत राय की? पैसा वसूल होने के बाद भी वो अपना दबदबा राम मंदिर के बनाए हुए थे और चंपत राय चुप थे, और इतना होने के बाद अंतिम समय में आप इस्तीफा दे रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत दुखद घटना है, बहुत देर से इस्तीफा दिया है, लेकिन इसकी इतनी अपूर्ण क्षति हुई है कि जिसकी रिकवरी होना मुझे लगता है कि निकट भविष्य में संभव नहीं है। टिन्नू यादव, ये जो अभी आपको एक झलकी पर दिखाई दी, जब गिरफ्तारी हुई है, टिन्नू यादव को लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त ये तस्वीर है, ये देखिए, फिर से तस्वीर आपको दिखा रही हूं। और रुचि हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। रुचि, जो बात आप कह रही थी और अभी जो समीर जी ने जिस पॉइंट की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, वो वाकई सही बात है। अगर आप अपने लेवल पर भी इसे निपटाने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप इतने ईमानदार थे, तो ये कोशिश ईमानदार कोशिश नहीं थी। अगर ईमानदार कोशिश होती है तो फिर टिन्नू यादव पहले ही सलाखों के पीछे जा चुका होता, ट्रस्टी की तरफ से एक एफआईआर का इंतजार नहीं किया जा रहा होता, ये कदम चंपत राय उठा चुके होते। ये तस्वीर टिन्नू यादव की है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, ये जो 8 लोग हैं, जी बिल्कुल, ये जो 8 लोग हैं, ये पूरे जो ये चंदे चढ़ावे में चोरी हुई उसके लिए जिम्मेदार अकेले थे, ये तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। जो श्रद्धालु वहाँ गए, जिन्होंने श्रद्धा से वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया, वो उनके मन में क्या गुजर रही है मीनाक्षी, आप समझ सकती हैं कि हमने पैसा भगवान को दिया और पता नहीं कौन लेके चला गया, किस काम में लगा दिया। तो ये 8 लोगों की गिरफ्तारी से, 8 लोगों पे एफआईआर से कोई जवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो राम मंदिर में जब से शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन, तो पहले हर 2 महीना 1 महीने में हम वहाँ जाते थे, अंदर हमें बुलाया जाता था देखने के लिए कि किस तरह से राम मंदिर बन रहा है, कैसे उसकी नींव पड़ी, कैसे प्लिंथ पड़ी, कैसे एक एक फ्लोर उसका तैयार हुआ, हमने सब कुछ देखा। और हम जब भी गए तो करता धरता कौन होते थे? चंपत राय, और उनके साथ कौन होता था? डॉक्टर अनिल मिश्रा।
तो वो तो शुरू से पूरे प्रोसेस में जुड़े हुए थे। फिर उनकी आंखों के सामने इस तरह का घपला हो रहा है, और छोटा मोटा घपला नहीं हो रहा कि कहीं से कोई कुछ उठा के ले गया। राम मंदिर जहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है और कई जोन में बांटा गया है राम मंदिर को, वहाँ पे कैसे चढ़ावा चोरी हो रहा था और चंपत राय और अनिल मिश्रा को पता नहीं चल रहा था, जबकि वो पूरे टाइम मंदिर में रहते थे। और ये जो लोग पकड़े गए हैं, वो चाहे टिन्नू यादव हो, चाहे लवकुश हो, चाहे अनुकेश हो, चाहे कोई भी, जितने नाम आप देखेंगी सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन चंपत राय से निकल रहा है, डॉक्टर अनिल मिश्रा से निकल रहा है। तो उनके लोग थे। अब ये ठीक बात है कि हो सकता है कि जो चढ़ावे में चोरी हुई उसका हिस्सा चंपत राय तक ना पहुंचा हो, लेकिन लापरवाही तो हुई है। और कहीं मन में आपके भी शंका यही आ रही है कि बड़ा जो हिस्सा आपने और क्या पैसा होता रिकवर कराया, है रुचि, इससे बड़ा हिस्सा विशाल और क्या होता है कि आंखों के सामने गलती पे गलती होती जा रही है और फिर भी आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। अगर इमीडिएट सबऑर्डिनेट अचानक से करोड़पति बन जाएगा तो क्या जो उसके ऊपर बैठा हुआ है व्यक्ति, उसे पता नहीं चलेगा कि मेरा सबऑर्डिनेट जो है वो करोड़पति हो गया है, फाइनेंसर बन गया। आप ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन जो अयोध्या के गली मोहल्ले में दुकानदार से लेकर आम आदमी, फल बेचने वाले तक को पता चल रही है। क्या ये चंपत राय जी को पता नहीं चल रही थी? क्या ये अनिल मिश्रा को नहीं पता चल रही थी? समीर जी है काफी। विशाल, बिल्कुल मीनाक्षी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो टिन्नू यादव कल तक महज एक ड्राइवर का काम करता था, एकाएक उसकी न सिर्फ संपत्ति बढ़ती है, बल्कि सबसे ज्यादा जो हैरानी की बात होती है कि जब इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन होता है, एसआईटी अयोध्या जांच करने पहुंच जाती है, और कल तक की अगर बात कर लिया जाए, कल एफआईआर दर्ज हुई है, परसों तक की हमारे पास ये जानकारी है कि टिन्नू यादव उसी तरीके से, रसूखदार तरीके से राम मंदिर प्रांगण में आ रहा था, परिसर में आ रहा था, चाबियां उसके पास हुआ करती थी। उसके लोग जो थे, अनुकल्प को गिरफ्तारी हो गई, लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, लवकुश की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन उसके बावजूद उसका जो दखल था वो लगातार वहां पर जारी था। टिन्नू यादव लगातार बोल रहा था कि एसआईटी के लोग अयोध्या जरूर आए हैं। विशाल, इस तस्वीर को जो अभी आप लोगों ने भेजी है, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में सवाल है कि ये टिन्नू यादव के हाथ में ये चाबियों का कौन सा गुच्छा है? चाबियों का गुच्छा एक टिन्नू यादव के हाथ में। फिर बहुत गौर से तस्वीर को देखेंगे तब समझ में आता है। शुरुआत में मेरा ध्यान नहीं गया, टिन्नू यादव के हाथ में ये क्या है? विशाल, मीनाक्षी, दरअसल ये वही चाबियां हैं जो राम मंदिर प्रांगण में जो सारे के सारे तालों की चाबियां हुआ करती थी, उसमें मेन एंट्री डोर की भी चाबियां हैं, उसमें बाकी जगहों की भी चाबियां हैं। यानी कि पुलिस के पास वो सारी चाबियां अब मौजूद हैं जो दरअसल टिन्नू यादव के पास हुआ करती थी। और कैश काउंटर से लेकर के मंदिर की जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस है, चाहे वो एंट्री गेट हो, कैशियर पॉइंट हो, या फिर दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हो, राम मंदिर परिसर में चंपत राय के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की सुनी जाती थी तो वो शख्स था टिन्नू यादव। आपको जानकर मीनाक्षी हैरानी होगी कि पुलिस और प्रशासन के लोग भी लगातार टिन्नू यादव के साथ सिर्फ इसलिए संपर्क में रहते थे क्योंकि उनके पास भी अगर कोई भी आदमी आता था किसी भी तरीके का मंदिर के काम को लेकर के, तो उनको टिन्नू यादव से ही संपर्क करना होता था। टिन्नू यादव ही लोगों के लिए वीआईपी अति विशिष्ट जो सुगम पास होते हैं, जिसपे फ्री लिखा होता है इंग्लिश में और हिंदी में निःशुल्क लिखा होता है, उसके भी पैसे वसूला करता था। और आरती के पास भी टिन्नू यादव की ही जिम्मेदारी थी। तो जो जिम्मेदारियां थी, जो कद था टिन्नू यादव का, वो किसी भी ट्रस्टी से कम नहीं था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि वो कोई ट्रस्टी नहीं था। और सवाल यह भी उठता है कि जब चंपत राय के पास ये सब जानकारियां आ गई थी, और हमारे पास जो सोर्सेस के हिसाब से मीनाक्षी बहुत एग्जैक्ट जानकारी है कि ट्रस्ट के लोगों ने जब ये जान लिया कि अंदर सीसीटीवी को छिपा करके चोरी की जा रही है, हिडन कैमरे लगवाए ट्रस्ट के लोगों ने, और उसके बाद इस चोरी को पकड़ा था, तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि चंपत राय को ट्रस्ट की बैठक बुला करके फौरन इस मामले को अयोध्या पुलिस को हैंडओवर करना चाहिए था, वरना उस पूरे लेवल पे जो उनके पर सवाल उठ रहा है, निश्चित तौर पर वो सवाल ना उठते। लेकिन अंदर ही उन्होंने चीजों को मैनेज करना चाहा, अंदर ये जो मैनेज उन्होंने करना चाहा ना, यही सबसे बड़ी भूल उन्होंने की, क्योंकि ये मामला क्रिमिनल मामला है। ये आपने दान चोरी की है, ये आपने राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाया है, पूरे ट्रस्ट का ट्रस्ट तोड़ा है। अब हमारे साथ रुचि बनी हुई है। रुचि, चंपत राय का इस्तीफा, और ये चंपत राय ही वो व्यक्ति हैं जिससे एसआईटी ने सबसे पहले पूछताछ की थी जब ये मामला उजागर हुआ।
बिल्कुल, जब एसआईटी वहाँ पहले दिन पहुंची, एसआईटी 5 दिन रही, एसआईटी पहले दिन करीब दोपहर में 2:30 से पौने 3 बजे पहुंची थी, तो चंपत राय वो पहले शख्स थे जिनसे पूछताछ एसआईटी ने की थी और गोपाल राव से की थी। उस समय डॉक्टर अनिल मिश्रा क्योंकि शहर के बाहर थे, उनसे पूछताछ नहीं हो पाई थी, लेकिन चंपत राय से बहुत लंबी पूछताछ हुई थी। और जब एसआईटी की टीम पहले दिन वहां पहुंची थी तो करीब, जब एसआईटी की टीम अंदर थी, करीब 2 घंटे बाद गोपाल राव गाड़ी से बाहर निकले थे राम मंदिर परिसर से और कुछ गए थे, कुछ कागज़ लेके वापस आए थे अंदर। तो पहले तो एसआईटी को भी कुछ जो सब मिल रहा था उसमें उनको ऐसा लग रहा था कि चंपत राय को सब कुछ पता होगा, क्योंकि ये तो शुरू से ही जो बातें आ रही थी कि चंपत राय को सब पता है, उनके लोग हैं। अब आप बताइए, टिन्नू यादव जो है वो सेवादार था वहाँ पे। अब सेवादार के पास जो दान पात्र हैं उनकी चाबी कैसे हो सकती है? जो जितने दान पात्र वहाँ लगे हुए हैं राम मंदिर परिसर में, जिसमें लोग चढ़ावे में सिर्फ रुपया पैसा नहीं चढ़ाते, सोने की चेन भी चढ़ा देते हैं, अंगूठियाँ भी चढ़ा देते हैं। काफ़ी जो दान पात्र है उसका जो मुंह है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो बहुत चीज़ें आप उसमें जेवर भी चढ़ाते हैं श्रद्धालु भक्त में आके भगवान राम के लिए। और जो कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे पूरा चढ़ावा जाके काउंट होता था, उसमें एक लॉकर था। अब उस लॉकर की चाबी किसके पास थी? टिन्नू यादव के पास थी। अब वो टिन्नू यादव के पास क्यों थी? आखिर किसने टिन्नू यादव को इतना ज़्यादा पावरफुल अंदर मंदिर में बना दिया कि वो जो चाहे वो कर सकता था? कल मीनाक्षी, जब हम रात में यहाँ लाइव कर रहे थे सड़क पर, तो एक शख्स आके रुके, वो हमें पहचानते थे और कहने लगे कि हम तो इनको टिन्नू महाराज कहते थे, हम राम मंदिर में दर्शन करने जाते थे, जब अस्थाई मंदिर है तब से हम इनको देखते थे कि यही वहाँ सब कुछ करते थे, तो हम तो इनको टिन्नू महाराज के नाम से जानते थे। हम सोचते थे कि कोई ट्रस्ट के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। ये सोचिए, ये अपना ऑरा बना लिया किसी व्यक्ति ने, और उसकी भूमिका क्या थी? कैसे वो इतना बड़ा हो गया? कैसे ये चाबियां उसके हाथ में आ गई? कैसे दान पात्र की चाबी वो अपने हाथ में रख सकता था? जब मन चाहे दान पात्र खोल के जो उसमें से दान साफ कर ले, ऐसे व्यक्ति को सबसे विश्वस्त अपना करीबी चंपत राय बनाकर बैठे हुए थे। और ये वाकई में हैरान कर देने वाली चीजें इसलिए है कि कभी कोई सोच नहीं सकता था कि चंपत राय ये काम कर सकते हैं। देखिए जी मीनाक्षी, इस पर चूंकि पहले दिन से ये जानकारी भी थी मुझे और मैं कह भी रहा था, मुझे भरोसा भी था, संघ पहले दिन से इस बात के पक्ष में था कि चंपत जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। संघ के शीर्ष अधिकारी चाहते थे कि नैतिकता के श्रेष्ठ मापदंड पर चंपत जी, चूंकि वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं, वो खरे उतरे। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, जो कई बार हो जाता है, आप बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, बहुत सादगी भरा, बहुत संत प्रवृत्ति के, एक समय में आपको लगता है कि मैं जो करता हूं वही सही है। चंपत जी को लगा कि हम इन लोगों को ले जाके हमने पैसा रिकवर करा दिया, हमने कह दिया चलो सब हो गया। वो देश के कानून व्यवस्था के दायरे में उन आरोपितों को, उन अपराधियों को जो सजा दिलानी चाहिए थी, वहां चूक गए। फिर जो उनको त्यागपत्र पहले दिन नाम आया था उस दिन दे देना चाहिए था, और संघ के शीर्ष पदाधिकारी चाहते थे कि यह त्यागपत्र हो जाए, वो त्यागपत्र उन्होंने नहीं दिया। अब हर कोई जानता है, क्योंकि संघ में कोई बहुत नीजर रिएक्शन नहीं होता है, बहुत कोई धक्का मुक्की वाला नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि समाज का काम ऐसे ही होता है, सबको एक साथ लेकर। और कोई एक व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति हो इतने वर्षों तक, आलोक जी का जो बयान है उसको ध्यान से सुना जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। आलोक जी का बयान ये बताता है कि जो उम्मीद थी एक वरिष्ठ प्रचारक होने के नाते चंपत जी से, वो नहीं हुई। अब इसका 2 और नाम है जिनकी चर्चा कम हो रही है, गोपाल राव और अनिल मिश्रा। वो दोनों भी तो उसी बराबर के सहभागी हैं, और अनिल मिश्रा तो अयोध्या के ही हैं। ऐसा कोई सुरखाब के पर तो लगे नहीं थे अनिल मिश्रा की कि वो ट्रस्टी हो जाते और इतने करोड़ों राम भक्त वो ना होते, लेकिन उनको वो अवसर दिया गया। दुर्भाग्य से वो भी उस पर खरे नहीं उतरे। मेरा ये मानना है, फिर से दोहरा रहा हूं, देर हुई, दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मुझे संघ पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर, योगी पर इस मामले में भरोसा है। जिस भाजपा की 4 राज्यों की सरकारें बाबरी गिरने के बाद चली गई और फिर भी भाजपा ने वो मुद्दा नहीं छोड़ा, संघ बार बार उसके लिए अपमानित किया जाता रहा, फिर भी वो मुद्दा नहीं छोड़ा। तुम सांप्रदायिक हो, कम्युनल हो, बाबरी तोड़ दिया, कानून के खिलाफ गए।
वो राम मंदिर में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरी ये उम्मीद है कि देर आए से दुरुस्त आए तक हम पहुंचे। ये बात मैं बिल्कुल 100% हर्षवर्धन जी आपकी बात से सहमत हूं कि ये इस्तीफा होना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोगों की आस्था संघ पर से भी डिग रही थी, स्वयं सेवकों की आस्था, जैसे रागी जी कह रहे थे, उनकी भी आस्था को ठेस पहुंची थी कि भाई चंपत राय इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, अनिल मिश्रा से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, गोपाल राव अब तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। यहां से योगी आदित्यनाथ ने भी जो बातें कही थी कि 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा, उस बात पर भी विश्वास अब और मजबूत हुआ। विजय जी आप छोड़ना देखिए, जो हमारे तीनों पैनलिस्ट ने कहा वो सब चिंताएं वाजिब है और मैं उसमें सब में शामिल हूँ, लेकिन मैं पहले दिन से इस पर बात कर रहा हूँ कि ये धर्म की, आस्था की, ये सब बातें तो ठीक है, जिस पर चिंता हो रही है और जिससे स्वयंसेवकों को भी आहत हुए, हिंदू जो राम भक्त है वो भी आहत हुए, वो सब ठीक है। लेकिन मैं इसको फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने पहले कहा, FIR, ये मामला कानून का है, ये देश कानून से चलता है, मैं तो कम से कम ऐसा मानता हूँ, समझे, कानून से चलता है। नैतिकता और धर्म अलग चीज़ है, वो उसके साथ है, लेकिन कानून से चलता है। तो पहले तो FIR नहीं करवाई गई, वो एक बड़ी गलती थी, या जो भी कहे, मैं उसमें कोई सर्टिफिकेट, मुझे सर्टिफिकेट्स की आदत नहीं है अच्छा और ख़राब की, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई जबकि पैसा बरामद हो गया। क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा, इतने दिन तक ये सब चलता रहा, SIT बिना FIR क्यों हुई, उसकी क्या वजह रही। तीसरी बात, जो लोग आरोप के घेरे में थे वो मंदिर परिसर में बने रहे, तो क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई। और चौथी बात, जो अब आज का डेवलपमेंट है कि यदि, मतलब अभी तो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, यदि मान लेते हैं कि तीनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसको क्या ऐसा माना जा सकता है कि SIT के जांच में वो संदेह के घेरे में है, और अगर ऐसा है तो क्या अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कानून के दायरे पर। ये बात मैं कानून पर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उनका इस्तीफा तब हुआ जब SIT की रिपोर्ट सबमिट हुई और उसमें ऐसा माना जाए, क्योंकि मैंने तो SIT रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन उसमें यह होगा कि ये तीनों लोगों पर संदेह का दायरा गहरा हुआ होगा। संदेह का दायरा तो पहले से था, लेकिन संदेह का दायरा गहरा हुआ, तो अरेस्ट ना हो, कस्टडी हो, कि भाई पूछताछ के लिए कम से कम उनको पूछा जाए। असल में वो बता सकते हैं कि कौन लोग कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी तो उन पर बनती है। ये दो नाम और हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हम चंपत राय पर बात कर रहे हैं और बेशक ये सबसे बड़ा नाम है जिस पर चर्चा होनी भी चाहिए। अनिल मिश्रा एक और नाम है, विशाल। अनिल मिश्रा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी और RSS के लोकल लेवल पर भी बड़े नेता रहे हैं, और जब मैं इनका पूरा बैकग्राउंड देख रही थी, होम्योपैथी के डॉक्टर रहे और रिटायरमेंट के बाद फिर ये कामकाज में जुट गए। 2017 में RSS के अवध प्रांत के प्रांत कार्यवाह के तौर पर इन्होंने काम किया, और जब इस ट्रस्ट का गठन हुआ तो जो 15 मुख्य चेहरे थे उनमें से एक चेहरा अनिल मिश्रा का भी शामिल रहा। और जब भी हम लोग पूजा के लिए वहां पर देखते थे, तस्वीरें देखते थे, तो मुख्य यजमान, ये बड़ी खबर आपको दे दे, चढ़ावा चोरी केस में इंडिया टीवी के पास FIR की कॉपी आ गई है। चढ़ावा चोरी केस में इंडिया टीवी के पास जो FIR दर्ज की गई है उसकी कॉपी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ये केस डायरी है, मैं जरा इसे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। चढ़ावा चोरी केस में पुलिस केस डायरी की कॉपी आ गई है। विशाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर आपके पास ये कॉपी है तो एक बार पूरा पढ़ के बताएं दर्शकों को कि क्या है इस कॉपी में, क्या जानकारी शामिल है। जनरल डायरी एंट्री है, थाने की कॉपी है। देखिए, आमतौर पर मीनाक्षी जब कोई भी मुकदमा मीनाक्षी जब कोई भी मुकदमा दर्ज करती है पुलिस, तो उसकी केस डायरी मेंटेन की जाती है, और इस केस डायरी में पूरे केस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती हैं उस डिटेल्स को पुलिस तहरीर के आधार पर अपने पास दर्ज करती है, FIR दर्ज करती है, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो कानूनी लहजे में बोला जाता है कि पर्चे काटना, यानी कि पर्चे काटे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। तो SIT ने जो अब तक इसमें प्रूव किया था, अयोध्या पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की है, वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन केस डायरी में मेंशन की जाती है। और जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें न सिर्फ पुलिस के पास इनके जो बयान हैं वो मौजूद हैं, बल्कि पुलिस ने इनके पास से जो रिकवरी की है, रिकवरी के पास इंडिया टीवी के पास जो जानकारी है मीनाक्षी, वो लगभग
1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए की रकम है जो कि कैश में बरामद हुई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए की जो बरामदगी है वो इन 8 लोगों के पास से बरामद होती है, तो इस मामले में एफआईआर करने में ट्रस्ट की तरफ से इतनी देरी क्यों हुई। और इसीलिए इस पूरे मामले में जो केस डायरी सामने आई है उसमें भी न सिर्फ सबूतों की बात कही गई है बल्कि बरामदगी की भी बात कही गई है, जो ये इशारा करती है कि इन एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन था, अयोध्या पुलिस का कल रात से जो इसमें बीएनएस की जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं एक बार मैं दर्शकों के लिए पढ़ देती हूं। बीएनएस की धारा 306 के तहत कर्मचारी द्वारा संपत्ति चोरी करने की धारा 316(5) यानी कि अमानत में खयानत की धारा, इसके अलावा धारा 317(4) जो कि चोरी की संपत्ति अपने पास रखना, आपराधिक साजिश की बीएनएस की धारा 61, ये जो प्रमुख धाराएं हैं इसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है और इसमें 3 वर्ष से लेकर मिनिमम 3 वर्ष से लेकर मैक्सिमम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जी विशाल, आप अपनी बात पूरी कर लें। नाम हम जान रहे हैं कि 8 का नाम इसमें शामिल है, जिसमें रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, रमाशंकर यादव, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्र का नाम शामिल है। विशाल, मीनाक्षी, चूंकि कॉमन इंटेंशन का भी इसमें जिक्र है, यानी कि सभी आरोपियों के कॉमन इंटेंशन थे और अगर बीएनएस की धारा में देखें तो ये अपने आप में एक बड़ा आपराधिक मामला बन जाता है इन सारे आरोपियों के खिलाफ, जिसमें न सिर्फ कॉमन इंटेंशन है बल्कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है और जिसको कि पहले हम आईपीसी में धारा 120 भी कहते थे, यानी कि एक कॉमन इंटेंशन के साथ किसी भी अपराध को करना। तो अपने आप में समझा सकता है कि जो गैर जमानती धाराएं इस पूरे मामले में लगी हुई हैं, ये इन आरोपियों को कम से कम बेल मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं और जो सजा का इसमें ऐलान है, जो इसमें सजा का प्रावधान है वो 10 साल से ज्यादा है। यानी कि अगर 7 साल से कोई भी सजा का प्रावधान कम होता तो आरोपियों को निश्चित तौर पर कानूनी फायदा मिल सकता था, उनको बेल मिल सकती थी, लेकिन जो धाराएं इसमें लगाई गई हैं, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, इन धाराओं में किसी भी आरोपी को फिलहाल बेल नहीं मिलेगी और सबको जेल का मुंह निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा। और जो एफआईआर के साथ साथ सबूत मिले हैं ये बिल्कुल इशारा करते हैं कि सभी आरोपी न सिर्फ जेल जाएंगे बल्कि लंबे लंबे समय तक जेल में इनको निश्चित तौर पर रहना पड़ेगा इन सबूतों के आधार पर। जी रुचि, आप भी और विशाल आप भी हमारे साथ बने रहे। आज इससे ज्यादा बड़ी और कोई दूसरी खबर हो ही नहीं सकती। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। एफआईआर के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि लगातार चंपत राय के ऊपर यह दबाव था कि वो नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दें। यही बात वीएचपी के सीनियर अधिकारी आलोक कुमार की तरफ से भी कल कही गई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, देवरिया में वो मौजूद थे, कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, किसी की भी गलती होगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंपत राय का इस्तीफा आखिरकार हो गया। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह अयोध्या से, रुचि कुमार अयोध्या से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। लेकिन रुचि, लखनऊ से लेकर अयोध्या और अयोध्या से लेकर दिल्ली तक लगातार एक ही सवाल बना रहा। इतनी बड़ी धांधली हो गई, इतनी बड़ी चपत लग गई, अनिल मिश्रा क्यों उसी प्रीमाइसेस में अब तक मौजूद रहे, चंपत राय क्यों उसी प्रीमाइसेस में अब तक मौजूद रहे। सवाल ये भी कि उनके मातहत जितने भी नाम सामने आ रहे हैं जो कर्मचारी के तौर पर वहां पर सेवक के तौर पर थे, उनके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती चली गई। टिन्नू यादव इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया, अनुकल्प मिश्रा इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। देखिए, इन्हीं सवालों के जवाब की वजह से ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। राम मंदिर कैसे बना, कैसे कोर्ट में केस चला, उसके बाद किस तरह से वो मंदिर बनना शुरू हुआ और उसका काम पूरा किया गया, तो सरकार को ये लगा कि ये सब जो मामला उठा है चढ़ावा चोरी का, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो आस्था है लोगों की उसमें बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं और जो कुछ किया था सब पानी में जा रहा है।
तो ये कहा गया कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा इनको देना चाहिए। अब इनका क्या रोल है, ये उसमें शामिल थे, इनके पास हिस्सा गया कि नहीं गया, ये पुलिस जांच करेगी और एसआईटी जांच करेगी। तो अभी तो शुरुआती आप कह सकती हैं, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो ये पहली सीढ़ी आप कह सकती हैं। इस पूरा जो घपला हुआ है उसकी सिर्फ ये पहली सीढ़ी है। कुछ नाम सामने आए हैं, तो ये लोग अकेले तो नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे। ये कब से चोरी हो रहा था। तो अब एसआईटी जब ये जांच करेगी, ये कहा जा रहा है एसआईटी की टीम अब फिर अयोध्या जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जांच करना बाकी है। तो एसआईटी एक तरफ जांच करेगी, दूसरी तरफ पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, नाम पूछे जाएंगे कि तुमको किसने नौकरी पर रखा था, तुम कैसे वहाँ पे अंदर पहुँचे, कौन तुम्हें वो ताकत दे रहा था, टिन्नू यादव के पास आखिर चाबियाँ कैसे रहती थी, किसके कहने पर टिन्नू यादव सब चाबियाँ रखता था। तो ये सारी चीज़ें अब आगे जब आने वाले दिनों में मीनाक्षी देखेंगे कि जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो दूध का दूध, पानी का पानी तो तभी होगा जब नीचे से लेकर ऊपर तक सब दायरे में आएंगे जांच के, और उनसे पूछताछ भी होगी और उससे कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि मैं ये जो 8 किरदारों के बारे में पढ़ रही हूँ, कोई किसी का करीबी, कोई किसी का रिश्तेदार, कोई किसी की अनुशंसा पर वहां पर आ गया, यानी ऐसा लग रहा है कि पूरा एक एडहॉक सिस्टम वहां पर चल रहा था कि सब एक दूसरे के कहने पर वहां पर आकर रिक्रूट हो गए और काम करने लग गए। ये लवकुश मिश्र और अनुकल्प मिश्र, ये किन के रिकमेंडेशन पर वहां पर काम कर रहे थे? देखिए, जो आपने मीनाक्षी कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से एक दूसरे के रिश्तेदार काम कर रहे थे, एक दूसरे के साथ उनकी पुरानी जान पहचान थी और बॉन्डिंग इस तरीके की थी कि चोरी कोई कर रहा है, हिस्सेदारी सब में बट रही है और कोई भी एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। जो लवकुश मिश्रा है, लवकुश मिश्रा का सगा बहनोई अनुकल्प मिश्रा, उसी ट्रस्ट के जरिए वो वहाँ काम करता था। और ये बताया जाता है कि जो अनुकल्प मिश्रा के पिता हैं वो भी पहले वहाँ पर काम करते थे और उन्हीं के अनुशंसा के आधार पर, संस्तुति के आधार पर इस पूरी जो कार्रवाई है लोगों के नौकरी लगने की वो की गई है। और इसके पीछे भी अगर कोई सूत्रधार एक कॉमन है तो वो है टिन्नू यादव। टिन्नू यादव का अपना सगा भतीजा मनीष यादव वो भी यहाँ पर काम करता था, वो भी कैश गिनने की जो पूरा काम था उसको करता था। और मनीष यादव के घर में बताया जा रहा है, जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि न सिर्फ कैश की बरामदगी हुई है बल्कि कुछ आभूषण भी बरामद हुए हैं। यानी कि लवकुश के घर से 10 लाख रुपए कैश मिलता है, अनुकल्प मिश्रा के घर से 80 लाख रुपए कैश मिलता है। इसके अलावा टिन्नू यादव का जो भतीजा है मनीष यादव, उसके यहाँ कैश मिलता है, आभूषण मिलता है और सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे के नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के जो भेद है वो सब कुछ जानते हैं। जो चोरी कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये पूरा कांड किया जा रहा था चोरी का, वो कब से चल रहा था। ये सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने और एसआईटी के सामने, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं वो हमको बता रहे हैं कि इस समय 40 दान पात्र राम मंदिर परिसर के अंदर लगे हुए हैं, जो कि पूरा दिन होते होते पूरे दान पात्र कंप्लीटली भर जाते हैं। लेकिन जब समय कुंभ का चल रहा था मीनाक्षी, तो जो लोगों का रेला था वो अयोध्या में कैसा आ रहा था ये हमने आपने सब लोगों ने देखा हुआ है। उस दौरान बताया जाता है कि ये 40 जो दान पेटिकाएं हैं एक दिन में 3 बार पूरी तरीके से भरती थी और उसको ले जाकर के कैश काउंटिंग वाली जगह पर पलटा जाता था। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो चोरी का सिलसिला है अगर उस समय से चल रहा है तो कितनी बड़ी चोरी है, कितनी व्यापक चोरी है। और हैरानी की इस बात की है कि जब चंपत राय को इस बात की जानकारी होती है तो वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, खुद ही मामले को निपटाना शुरू कर देते हैं, पुलिस के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि मामला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। और कई लोग जो ये तर्क देते हैं ना कि बड़े ओल्ड स्कूल किस्म के चंपत राय थे और इस तरीके से उनके काम करने की प्रक्रिया थी या है, किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेना। अच्छा, उनके साथ उनके मातहत कोई व्यक्ति लगातार जुड़ के काम कर रहा है तो आपने उसी को विश्वास करके आपने उस पर काम सौंप दिया। ऐसे नहीं होता है। और ये पैसा ऐसी चीज है किसी को भी भ्रष्ट बना सकता है। अब ये मैं नहीं कह रही हूं कि चंपत राय भ्रष्ट ही हैं, लेकिन उनके मातहत अगर भ्रष्ट हैं, वो देखने के बावजूद अगर उन्होंने अपने लेवल पर इसे संभालने की कोशिश की तो ये उन्होंने कानूनी रूप से गलत किया और इसलिए लोगों की आस्था डिगी है। और ये जो कुछ हुआ ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया विशाल आपका भी और रुचि आपका भी। आप लगातार नजर बनाए रखें क्योंकि अभी तो हिसाब किताब का काम शुरू हुआ है और हिसाब किताब होगा तो और कहां से लूप होल्स निकलकर सामने आएंगे इस पर जानकारी हम आप ही लोगों से लेंगे। आखिरकार अरेस्टिंग भी हुई है। हाँ जी, सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि पहली बार चोरी कब हुई थी, पहला दिन वो कौन सा था कि जिस दिन वहां से पैसे निकाले गए,
यह मास्टरमाइंड कौन था जिसने पहली बार पैसे निकाले, मैं तो ये फिर पूछती इसके हूँ, बाद सब क्या ये गिरोह हुआ भी कैसे और बना, क्या होना भी चाहिए, ये कैसे भी तो कैसे बताएं लोग कैसे जोड़े गए इसके होगा? अंदर, कौन कौन से इसमें शामिल थे, क्या सिक्योरिटी के लोग शामिल थे कि जो वहां चेकिंग करते थे, क्या उनका कमीशन जा रहा था, यह पैसा कहां से और कितने लोगों के बीच बटा है, किस तरीके से बैठा है, सोना गया, आभूषण गया, क्या वहां किसी ज्वेलर को बेचा गया, किस कीमत पे बेचा गया, जमीनें खरीदी गई, ये पूरी, क्या जमीन खरीदने के अंदर करप्शन हुआ था, 1 लाख की जमीन 10 लाख में खरीदी गई, तो कौन लोग थे जिन्होंने सौदे करा, पैसा दिया, पूरी जांच इसकी मुझे लगता होना चाहिए। सिर्फ एसआईटी जो 3 लोग सदस्य बना दी थी, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिए, इससे मामला सुलझने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है इसके लिए पूरी एक बड़ी कमेटी बनानी पड़ेगी, लगातार वो वहां काम करेगी, 6 महीने लगातार जब वहां पर जांच पड़ताल होगी तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, और हम कल्पना नहीं कर सकते कि इतना पैसा का इसमें हेरा फेरी की खबर आएगी, कई बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं, कई और छोटे नाम आ सकते हैं, तमाम चीजें सामने आएंगी, इनके हाथ कहां तक फैले थे और कौन कौन लोगों का इन्हें वरदस्त प्राप्त था, ये सारी सामने बातें सामने आएगी। मुझे लग रहा है कि इसके लिए कम से कम 10 से 15 पुलिस अधिकारियों की अलग टीम बनना चाहिए, एसआईटी बने, पूरी जांच हो, और जो योगी जी ने कहा है दूध का दूध पानी का पानी होगा, मुझे लग रहा है पूरा सामने आए तो हमें पता पड़ेगा कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, किन किन लोगों का इनके ऊपर हाथ था और ये कब से चल रहा था। लेकिन इसका विशाल सर जी पॉलिटिकल, ने जिस बात का जिक्र किया, वैसे तो ये बार बार हम लोग कहावत को यूज करते रहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाइए, तो मसला ही मलाई का है, मलाई में से तो दूध पानी अलग अलग होती नहीं, तो वो कैसे होगी जांच, वो तो अलग है, सारी मलाई चोरी का कौन पी गया। लेकिन विशाल ने जो बात की बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप उनको ध्यान दीजिए। विशाल जी ने कहा कि जब कुंभ का मेला चल रहा था तो 3-3 बार दिन भर में वो दान पत्रों को खाली करके जमा किया जाता था, और ट्रस्ट की रिपोर्ट क्या कहती है, ट्रस्ट की रिपोर्ट ने कहा कि जब कुंभ का मेला था उस दौरान 16 करोड़ भक्त वहां पर आए थे दर्शन के लिए, और चंदा कितना आया था, 84 करोड़ रुपए, यानी एवरेज 5 रुपए औसत पर भक्त जो है चंदा आया था। तो आप सोचिए, एक तरफ विशाल जी कह रहे हैं कि दिन भर में 3 बार पेटी खाली हो रही है, और ट्रस्ट कह रहा है कि 80 करोड़ रुपए, यानी हर भक्त ने केवल 5 रुपए चढ़ाए थे। तो ये तो कितना बड़ा होगा, मतलब अभी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल काम है कि किस तरह से ये घोटाला हुआ होगा। लेकिन इसमें जो हो रही है, मैं वो भी दर्शकों को बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने जो लिखा, चंपत राय ने पीएम को हिसाब देने से मना कर दिया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई चंपत राय की, ऐसे क्या राज जानते हैं चंपत राय कि पीएम भी उनके सामने मजबूर हैं। हर्षवर्धन जी, अब क्या ही कहें, चंपत जी के साथ फोटो खिंचाते हुए पिछले बार जब दर्शन करने गए थे तो अरविंद केजरीवाल थे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल थी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो इसलिए रहे होंगे क्योंकि जहाज चाहिए होता है, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है कुछ और वजह भी रही हो, और केजरीवाल जी के ठीक बगल में चंपत जी थे। समझ में नहीं आता आप कैसे, ठीक है किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में कल तक इतना सम्मान था कि आप उसके साथ फोटो खिंचा रहे थे, आज अचानक हो गया कि ये बातें बताने लगे। और ये वाली जो बात वो कह रहे हैं कि क्या हिसाब क्या देना था, तो क्या वो चंपत राय जी को बचाना चाहते हैं या चंपत राय जी को निशाने पर ले रहे हैं? ये बड़ा विचित्र लग रहा है। मतलब वो जो अरविंद जी कहा करते थे ना पहले, आप तो आजकल बोलना बंद कर दिया है, नहीं तो वो एक लाइन में बोलते थे कि सब मिले हुए हैं जी, तो ये क्या मतलब वो कुछ उस तरह की बात कर रहे हैं। और इस ट्रस्ट का मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मामला आया है ये एक ऐसा धब्बा है जिसको लेकर पूरा का पूरा संघ परिवार, मोदी सरकार, योगी सरकार, न्यास सब के लिए चिंता की बात जी। लेकिन यह भी सच है कि इस ट्रस्ट ने अयोध्या में जिस तरह की दर्शन की व्यवस्था की है वो अद्भुत है। बहुत हम कई बार गए हैं, विजय जी गए हुए हैं, प्रोफेसर साहब गए हुए हैं, और सबको ध्यान रखिए हम लोग दूसरे मंदिरों में भी जाते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था वहां है, सामान्य व्यवस्था, इतनी स्पेस है, बड़ी आसानी से आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, दर्शन करके निकलते जाते हैं। मुश्किल यही होती है कि एक कोई चीज आती है और अचानक फिर सारा कुछ गलत कहने की एक होड़ लग जाती है। राजनीतिक तौर पर जो दोषी हैं, जो आरोपित होंगे, जो अपराधी होंगे, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अब ये कह देना कि सब कुछ गलत हो रहा था, सब बड़ा गड़बड़ था, उसमें कोई घपला था, ये कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, जहां तक ये जाए, कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, छूटना नहीं चाहिए। एक और राजनीतिक टिप्पणी अखिलेश यादव ने जो लिखा, भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। अब शाखाओं को मिलेगी माफी, आप समझ गए कहां इनका तंज है? रागी जी, देखिए, चूंकि मौका तो हम लोगों ने दिया है, और मौका तो हम लोगों ने दिया है तो विपक्षी हमें क्यों बख्शेंगे? स्वाभाविक बात है कि जब ऐसा मुद्दा आया है तो विपक्षी लोग तो अपने राजनीतिक
जो दुश्मनी है वो निकालना चाहेंगे। और इस राजनीतिक दुश्मनी में निकालने में वो पूरे राम मंदिर आंदोलन को बदनाम करने से ज़्यादा वो विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार को बदनाम करने की कोशिश लिखा ही है ना, शाखाओं को। मैंने कहा ना कि मेरी चिंता इसकी नहीं है, पैसा निकल जाएगा, 2 लोग हैं, 10 लोग, ये तो अब पकड़े जाएंगे। और जब ये पकड़े जाएंगे तो कल ये मुंह भी खोलेंगे। जब मुंह खोलेंगे तो तब पता लगेगा कि क्या बड़े नाम भी इसमें शामिल थे। तब पता लगेगा कि अनिल मिश्र जो है वो कितने पैसे खाए, कितने गबन किए, ये भी निकल करके आएगा। खाए भी या नहीं खाए या सिर्फ ये र्यूमर था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक चीज चल जाती है तो उसके साथ 25 और चीजें, किंवदंतियां भी साथ साथ घूम जाती हैं। तो अभी ये देखना बाकी है, ये तो निकल करके आए, ये जांच से ही परिचय होगा और कि कौन कितना पैसा इसमें खाया, कौन कितना हेरी फेरी किया, जमीन का घोटाला हुआ या नहीं हुआ। संजय सिंह इतने दिनों से 2021 में उनके पास ये पत्र था, ये दस्तावेज थे, तो 2021 से वो क्या कर रहे थे, 5 साल तक वो क्या किए, 2024 में चुनाव था, उस समय उसका उपयोग उन्होंने क्यों नहीं किया। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन इससे कोई दो राय नहीं हो सकती है कि विपक्षियों को एक निशाना मिल गया है और जिसका प्रयोग ये 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ये करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले वो चाहेंगे कि हिंदू संगठनों को बदनाम करें, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करें। जो ये बात कह रहे थे समीर जी और हर्षवर्धन जी ने, जिसका जिक्र किया कि जिस दिन ये बात आई थी और संभवतः उसी दिन नैतिकता के आधार पर चंपत जी यदि हट जाते और कहते कि नहीं, आप इसकी सीबीआई से जांच करा लीजिए, जिससे भी जांच करा लीजिए, और दोषी जितने हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको पकड़े जाना चाहिए, हम इससे अपने आप को अलग कर ले रहे हैं, तो वो सारी की सारी मर्यादाएं बची रह जाती और तब कोई किसी को ये बताने का कोई कारण नहीं बनता जो आज चंपत राय जी पर के बारे में कहा जा रहा है। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने कोई इच्छा इसमें नहीं है कि तथ्यों को बाहर निकाला जाए, उनका तंज है और उनको बदनाम करना, ये उनका राजनीतिक तौर पर बदनाम यही काम संजय राउत भी कर रहे हैं सर। जरूरी बात है। देखिए, अखिलेश जी तो पता नहीं कैसे सोचते हैं, मोहन यादव जी पर मामले थे नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन वो यादव होने की वजह से किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलते हैं। हाँ, अगर मोहन यादव नहीं होते तो कुछ और होते, उनके नहीं, अगर यादव नहीं होते तब वो कुर्सी से हटाने की बात करते हैं। अभी वो कह रहे थे कि नहीं मोदी जी कुर्सी से हटाना चाहते हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए राजनीति मोहन यादव के बारे में, मोहन यादव जी के बारे में हम लोग उस रूप में नहीं देखते हैं। भाई मध्य प्रदेश के अंदर यादवों की इतनी बड़ी कोई संख्या नहीं थी, वो चूंकि स्वयंसेवक नगण्य है, इसके बावजूद भी वहां उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जब एक अखबार के अंदर उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जब छापा गया, विस्तार से हेडलाइंस देकर के छापा गया, उसके बारे में भी रिबेटल आया है कि भाई वो पहले से वो प्रॉपर्टी के मामले में थे, पहले से थे। लेकिन उनके बचाव में कौन आया? अखिलेश यादव आया। क्यों आए? सिर्फ जाति को देख, जाति को ही देख के। सर 27 की राजनीति करनी है और बीजेपी के अंदर अगर एक बयान से भी कुछ फूट दिखाई देती है तो उनका तो फायदा ही है। बड़ी खबर, चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी के जरिए 70 बार चंदा चोरी पकड़ी गई है। एसआईटी की जांच में चंदा चोरी की पुष्टि हुई। चढ़ावे की गिनती और मैनेजमेंट में खामी ऑडिट रिपोर्ट में भी दिखाई दे रही है। मंदिर में सीसीटीवी कवरेज भी पर्याप्त नहीं है और कैश की गिनती के डॉक्यूमेंट में भी गड़बड़ी पाई गई है। अभय पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभय, बताएं आपके पास क्या डिटेल्स हैं? ये तो 70 बार 45 दिन। देखिए मीनाक्षी, एसआईटी ने जो पूरी जांच की थी, जितने लोगों के बयान लिए थे, और मंदिर परिसर के अंदर एसआईटी की टीम ने लगभग 7 दिन जो पूरी जांच करके रिपोर्ट दी थी, उस प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ अहम पॉइंट्स हमारे पास इस वक्त हमारे हाथ लगे हैं। 27 अप्रैल से लेकर 5 जून तक जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको खंगाला गया। ऐसी 70 जगह थी, 70 बार 70 अफसरों पर चोरी और गबन जैसी गतिविधियां पकड़ी गई। ये एसआईटी की फाइंडिंग्स जो है वो हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी की जांच में चोरी गबन संबंधी अहम सबूत, दान चोरी की पुष्टि
हुई है एसआईटी की जांच में भेंट चढ़ावा की गणना कक्ष तक, जहां पर नोट गिने जाते थे। नकदी संचालन और प्रबंधन में एसआईटी ने खामियां पाई हैं, पूरी तरीके से खामियां थी जिस तरह से नोट वहां पर गिने जा रहे थे। और साथ ही एसआईटी ने आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट की भी जांच इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर की थी। 2022 से लेकर 2023, 2023 से लेकर 2024 और 24 से 25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें भी कई कमियां मिली हैं एसआईटी को। इसके साथ ही जो पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज इस पूरे जगह पर नहीं थे जहां पर नोटों की गिनती होती थी। जितना बड़ा वो जगह है जहां पर नोटों को गिना जाता था, जहां पर कैश काउंटर्स हैं, पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे वहां पर नहीं थे। इसके साथ ही गणना अभिलेख यानी कि जो पूरा लेखा जोखा होना चाहिए था, जो नोट गिने जाते थे, उनके रखरखाव की व्यवस्था में भारी कमी पाई गई। ये एसआईटी की फाइंडिंग्स में है। भेंट चढ़ावा सामग्री के वर्गीकरण में भी कमियां पाई गई हैं। और जो इंटरनल नियंत्रण प्रणाली थी, यानी कि जो पूरा कंट्रोल होना चाहिए था इंटरनल ट्रस्ट की तरफ से, वो बेहद ही कमजोर था, उसमें भी कमी थी। इस एसआईटी जांच में पर्यवेक्षणीय स्तर पर जवाबदेही की बात जो है वो एसआईटी की इन फाइंडिंग्स में आई है। तो सबसे अहम पॉइंट्स ये हैं कि अप्रैल से लेकर जून तक जो तारीख है, इसमें लगभग 70 बार जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, 70 बार चोरी जो है ऐसी गतिविधि सीसीटीवी कैमरों में आई है। और ये एसआईटी को ये चीजें हाथ लगी है कि 70 अफसरों पर शुरुआती रिपोर्ट में आया है कि यहां पर चोरी हुई और जो पूरा कॉम्प्लेक्स था जहां पर नोटों की गिनती होती थी, ये 70 बार की चोरी तो वो चोरी है जो अभी पकड़ में आ गई है। आप जब ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कवरेज भी पूरा नहीं था, क्या पता जितनी चोरी है वो कुछ कैमरे कवरेज में आ ही ना पाई हो। समीर जी, यही चर्चा का विषय भी तो रहा ना कि कई रिकॉर्डिंग तो आपके पास 45 दिन का ही पीछे का डेटा है। बिल्कुल, उससे पहले से क्या कब से चोरी हो रही थी क्या पता। क्या जिस दिन राम भगवान जी का उद्घाटन किया था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके तुरंत बाद से शुरू हो गई थी। कितनी बार हुआ, कितने बड़े पैसे निकाले गए, क्या छोटा अमाउंट निकाला गया, बड़े बड़े संदूकों में पैसे ले जाया गया, बोरे में भर के ले जाया गया, सोने चांदी कहाँ रखे गए, जमीन के खरीदारी कैसे हुई। इसके अलावा तो कहा यह भी जा रहा है कि ये इसके अलावा वहाँ इन लोगों ने एक रैकेट बना के रखा था कि राम जन्मभूमि के वहाँ पर आपको विशेष दर्शन करवाएंगे, उसके लिए 50-50 हज़ार रुपये उन लोगों से लेते थे। तो कौन लोग हैं जो इस तरीके से पूरा एक सिंडिकेट वहाँ चला रहे थे, किन किन लोगों की नियुक्तियाँ की गई, कैसे वो लोग थे। मुझे लगता है बहुत लंबी जाँच होगी इसके लिए। और चूंकि ये कैश का मामला है, कोई अकाउंटिंग तो मामला नहीं कि एक खाते दूसरे खाते में गए, तो पैसों की रिकवरी करना, पैसों का अंदाज लगाना और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया गया। पैसा तो उन्होंने लिया, लेकिन क्या इन्होंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, कहाँ छुपा के रखा है, किसको दिया है। मुझे लगता है इसे बहुत लंबी जांच आयोग को करना पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ ने तय किया है, तो आने वाले समय में हमें पूरी इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी एक्शन में है। अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है और सबसे बड़ा इस्तीफा हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय के साथ ही साथ ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफों के बाद जांच की आंच बढ़ सकती है। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया से एक बड़ा मैसेज दिया और क्लियर कट कहा कि जन आस्था से खेलने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन आरोप लगाने वाले कुछ लोगों की मंशा अच्छी नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल अयोध्या में हैं। हनुमानगढ़ी में मंदिर में दर्शन पूजन किया, रामलला के दर्शन करने वाले हैं। केजरीवाल के पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया से ही अटैक किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से भी एक सज्जन अयोध्या आए हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने भी उनको काफी मौके दिए, लेकिन उन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है।
अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या पहुंचने पर चढ़ावा चोरी का मुद्दा तो उठाया और कहा कि उनका मन बहुत दुखी है क्योंकि भगवान राम का सब कुछ चोरी हो गया। ये भी आप सुन ले। जिस तरह से श्री राम जी के घर में इन्होंने इतने बड़े स्तर पे डाका डाला है, उनकी सब कुछ भगवान राम का चोरी कर लिया इन्होंने, उनकी पादुका चोरी कर ली, उनका हार चोरी कर लिया, उनके गहने चोरी कर लिए, जितना लोगों ने हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो सब चोरी कर लिए, चढ़ावा जो आता था वो चोरी कर लिया। तो मन बहुत व्यथित है। तो इसी वजह से भगवान राम के दर्शन करेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट मैसेज था। दिल्ली से आए हुए सज्जन एक ही हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर में शाम 4 बजे तक ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे और हनुमानगढ़ी में तो जाकर उन्होंने हनुमान जी से आशीर्वाद ले ही लिया। और ये तो कहना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं बहुत मार्के की राजनीति करते हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी से लोहा लेना है तो सनातनी दिखना भी होगा, पूजा पाठ करनी भी होगी। इसलिए दिल्ली में भी आप याद करें जब उनकी सरकार थी तो अलग अलग हनुमान मंदिरों में, दिल्ली के जितने हनुमान मंदिर है वहां पर बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने करवाना शुरू किया था। लेकिन अभी ये जो चंदा चोरी मामले में वो कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, इस पर ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है ना? देखिए, मुझे तो कई बार लगता है ना कि नेता लोग या तो एकदम ही समझते हैं कि वही सबसे बड़े बुद्धिमान है। अरविंद जी की नानी उनको पूर्ण सम्मान के साथ, वो पता नहीं किस हाल में होंगी और कितने कष्ट में होंगी अरविंद केजरीवाल के ये कर्म देखकर। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरी नानी बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा राम नहीं बच सकता जो बाबरी को तोड़कर बनाया गया हो वो मंदिर। अब उनकी नानी पता नहीं, मतलब जाहिर है कि उनकी नानी जी की उम्र हो गई, पता नहीं वो है या नहीं, मैं जानता नहीं इसलिए, लेकिन जहां भी होंगे आज वो बड़े कष्ट में होंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट था। हाँ, और क्या मेरा स्टेटमेंट थोड़ी ना है। नहीं, मैं दर्शकों को बता दूं, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट था। मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल का ये बयान था। बयान ये भी था कि वहां पर मंदिर न बना करके वहां पर हॉस्पिटल बना दिया नहीं, जाए। वहां तो सुझाव देने वाले तो वीर बहादुर लोग वो सुलभ शौचालय बनाने तक का सुझाव देते थे कि वो लोगों को, किसी को उस वक्त विश्वविद्यालय बनाने की सोचती थी, किसी कुछ बनाने की सोचती थी। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी नानी बड़े कष्ट में थी कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाए गए जगह पर मेरा राम नहीं रह सकता है। और आज वो अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे हैं तो जनता एक तो समझ लेती है अच्छे से। दूसरा, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उसको लोगों को सुनना चाहिए। आप योगी जी को दरअसल लोग दूसरी तरह से देखते हैं, भगवाधारी हैं, बढ़िया लठ चलाते हैं, बड़ा तीखा बोलते हैं, आक्रामक बोलते हैं, तो वही सब याद रहता है। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जिस तरह का कायाकल्प योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हुआ है, कमाल है। रोड, रेलवे, बस अड्डे, फैक्ट्री, कॉरिडोर, कमाल का काम हुआ है। अयोध्या आप समझिए, जहां इतनी बात होती है वहां 5 रुपए की जमीन की कीमत अगर आज 100 रुपया, 500 रुपया पहुंच गई है तो उसी वजह से है जो राम मंदिर के साथ वो निर्माण कार्य हो रहे हैं। कमाल का काम हुआ है। और दिल्ली में क्या था, मैं कहता हूं जो लोग थोड़ा आरटीआई करते हैं जरा सूचना लें। हम तो दिल्ली जाते थे, 10 साल ये केजरीवाल जी रहे, पेंटिंग तक नहीं हुई फुटपाथ की। जो वॉल होती है सड़क के किनारे, वो सफेद काला वाला, ध्यान दीजिए, वो कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को हंसी आई होगी जब प्रवेश वर्मा लेके चल पड़े थे और रेखा गुप्ता सरकार कह रही थी कि हम गड्ढे भर रहे हैं, तो लोगों ने कहा देखो पैच भर रहा है। इतने पैच थे कि सरकार के लिए वही बड़ा काम था। 10 साल के अरविंद केजरीवाल के शासनकाल का यह हाल था। तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, उन्होंने एक लाइन में कहा कि वो सज्जन आए हुए हैं, अयोध्या की तरह दिल्ली चमक रही थी। लेकिन सचमुच दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें वो हिस्सा भी आता है जो डिप्लोमेसी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, राजनयिक आ रहे होते हैं। उसके बावजूद दिल्ली का बुरा हाल इस व्यक्ति ने अपने शासनकाल में कर दिया और वहां पहुंच गए। यमुना नहीं, यमुना में तो सपरिवार नहाने वाले थे वो, मतलब हर छठ पर वो नहाने की बात करते थे। और ठीक बात है, अब ये दिल्ली में ये रेखा गुप्ता सरकार से भी सवाल होगा कि यमुना, कूड़े का पहाड़ कहां है, लेकिन उन्होंने जो जो कहा वो कुछ नहीं किया। फिर भी 10 साल दिल्ली की जनता ने इनको अवसर दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया से राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चल रही सियासत पर आज अटैक भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आस्था की बात वो लोग कर रहे हैं जो प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। वो लोग आज भगवान राम को लेकर आस्था की दुहाई दे रहे हैं।
ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी क्या यूं ही बंद हो जाएगी? वो नहीं बंद होगी, क्योंकि ये मौका वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है। चंदा चोरी मामले में 8 लोगों पर एफआईआर, उनकी गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा, जिसका जिक्र अभी मैंने पिछले सेगमेंट में भी किया। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो बात उन्होंने कही कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी झांकी, फुनगी को फांसी और शाखाओं को मिलेगी माफी, मैं इस पर तो हम चर्चा कर चुके हैं। बात जो संजय राउत ने कही वो भी सुना देना आवश्यक है, क्योंकि संजय राउत ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ, उस चंदा चोरी के पैसे से, हाँ चढ़ावा चोरी हुआ, उसी चोरी के पैसे से आपने उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया, और 2000 करोड़ दे के आपने कैसे क्या सांसद खरीदे, ये बात उन्होंने कही। सर आप सुने उनका बयान भी। ये ट्वीट है, एक बयान मैं सुन रही थी, वो बयान भी अगर हो हमारे पास तो वो चला दे। लेकिन एक ये फोटो भी उन्होंने पोस्ट किया, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इसमें दिखाई दे रहे हैं। गए थे तो ये जो है रागी जी, इसमें सियासत ढूंढ रहे हैं वो भी अपनी। स्वाभाविक है, सबको मौका मिला है, और जब मौका मिला है, राजनीतिक ज़मीन है, और राजनीतिक तौर पर उनके लिए लगता है कि इससे हमारा उनका भला हो जाएगा, तो ऐसा मौका वो क्यों छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस्तीफे के बाद क्या ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा? क्या ट्रस्ट का यदि पुनर्गठन होता है तो क्या उसका मॉडल क्या
अन्य जैसे वैष्णो देवी है या फिर साउथ के जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, उस अनुसार से होगा? क्या वहाँ पर कोई एक ब्यूरोक्रेट होगा जो इन सब चीज़ों को देखेगा, या फिर से ये हिंदू समाज के पास ही रहेगा लेकिन व्यक्ति कोई और होंगे वहाँ पे? एक बात तो बहुत साफ है कि अब वो समय आ गया है जब मंदिर का मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल हाथों में दिया जाए। और प्रोफेशनल कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई वो आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बाबू के हाथ में ही वो सब चीज़ प्रोफेशनल होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे राम भक्त होंगे जो सीए होंगे, लॉयर होंगे, समाज जीवन में उनका बड़ा योगदान रहा होगा, ईमानदार रहे होंगे, जिनको भी आप कीजिए ईमानदारी की कसौटी पर वो खरे उतरे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि राम मंदिर में अब कोई सामान्य बात नहीं रह गया। सबसे ज्यादा लोग आज के दिन में कहीं जाते हैं तो वो राम मंदिर में जाते हैं। आपको काशी विश्वनाथ में भी उतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितना राम मंदिर में। आप द्वारकाधीश मंदिर में भी, और इस समय भी जबकि तपती धूप है, ऐसे में भी लाखों लोग प्रतिदिन वहां पर आते हैं। ऐसे में वहां पर चढ़ावा कितना चढ़ता होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे 10 रुपया भी हम एवरेज मान लेते हैं, जिसका जिक्र विजय जी ने किया, 5 रुपया भी मान लेते हैं, जो आज के दिन में कोई नहीं देगा। कम से कम कोई भी एक गरीब से गरीब आदमी भी 100 रुपया देता है, और 1000 रुपया भी देने वाले जाते हैं, और लाखों रुपए देने वाले भी जाते हैं। तो इतने बड़े मैनेजमेंट, फंड के मैनेजमेंट के लिए आपको चाहिए कि आपको विशेषज्ञ वहां पर हों जो इनको ठीक तरीके से प्रक्रियागत पालन भी हो और प्रोफेशनल तरीके से उसको ठीक से उसको मैनेज कर सके, ताकि कोई अब आने वाले दिनों में कोई दाग या धब्बा न आए मैनेजमेंट के कार्य करने में। और उन पैसों से, जो पैसे ट्रस्ट के पैसे आ रहे हैं, आप वहां पर विश्वविद्यालय खड़ा करें, गुरुकुल की स्थापना हो, गौशाले की स्थापना हो, और ऐसे बड़े प्रकल्प शुरू किए हैं। राम मंदिर ने बहुत प्रकल्प वहां पर शुरू किए हैं और बड़े शानदार काम हो रहे थे। लेकिन जब उसी शानदार में हम कहते हैं ना कि चांद के ये में भी एक धब्बा आ जाता है, तो ये कुछ वैसा ही है कि सब करने के बाद एक काजल जो है वो काजल का एक धब्बा। सर ये घाव है, धब्बा नहीं, घाव लगा ही है। जो कहें, मैं आज के दिन में जहां मैं खड़ा हूं, मैं आपकी हर बात से सहमत होने के लिए खड़ा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और मेरे जैसे लाखों करोड़ों हिंदू जो स्वयंसेवक हैं वो सुन रहे होंगे, वो भी आहत हैं। और मैं जो बार बार ये इसका जिक्र करता हूं और कई दिनों से कर रहा हूं, दोहरा भी रहा हूं कि बचाने के पक्ष में कोई भी स्वयंसेवक संभवतः खड़ा नहीं हुए। हर स्वयंसेवक आहत हुए। हर स्वयंसेवक यही चाहता है कि वाकई जो है वो हमारा संगठन, हमारे जो लोग हैं, वो जो है इस काजल की कोठली से बाहर निकल करके आए, ताकि कोई उन पर अनावश्यक अनर्गल प्रलाप न कर सके। यही सबकी इच्छा है और इसीलिए हम चाहते हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी कार्रवाई पूर्ण। और इसलिए कहानी कुर्सी की के इस कार्यक्रम में समीर जी हों, संगीत रागी जी हों, विजय जी हों, हर्षवर्धन जी हों, या बतौर एंकर मैं भी हूँ, कभी चंपत राय का, अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का, या यूं कहें कि जिनने चुप्पी साध रखी है, उसका पक्ष कभी लिया ही नहीं। इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बड़ा साफ है कि जब बात आस्था की आ जाती है तब फिर राम भक्त एक हो जाते हैं। समीर जी, वो बहुत खराब दिखा। और ये जो चांद में आपने कहा धब्बा है, आपने कहा कि घाव है, मैं कह रही हूँ इतना बड़ा गड्ढा इन्होंने कर दिया कि इसके पीछे भी जितनी भी हमेशा के लिए एक दाग हो गया। हमेशा के लिए ये गड्ढा इसलिए हो गया कि जब राम मंदिर की बात होगी, जब सियासत की बात होगी, तब सियासतदान ये कहेंगे, अरे आप किस मुंह से कहते हैं, आपने तो राम मंदिर में चंदा में चोरी कर ली। देखिए मीनाक्षी, अभी सिर्फ 2 लोगों का इस्तीफा हुआ है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या चंपत राय की जगह किसी नए को ट्रस्टी बनाया जाता है, मतलब महामंत्री बनाया जाता है, या पूरे ट्रस्ट का पुनर्गठन होता है।
पूरा ट्रस्ट भंग होता है, या 2 लोग नए जुड़ जाते हैं जिन लोगों ने इस्तीफा दिया उनकी जगह आते हैं। अब ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। गोपाल राव पर लेकिन हम बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं। गोपाल राव का इस्तीफा भी नहीं हुआ, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। क्या गोपाल राव का इस पूरे मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? उनका भी होना चाहिए। मुझे लग रहा है किसी को, मतलब इतना बड़ा मामला हो गया कि अब सिर्फ ये आधार पर कि हमने 2 का ले लिया और गोपाल राव इसके अंदर नहीं थे, उनको भी इस्तीफा होना चाहिए, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए एक बार का इस मामले उनकी को लेकर। भूमिका क्या थी, क्या है इस पूरे ट्रस्ट में? वो भी व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। चीज तो है ना, मतलब मुझे लगता है कि हम लोग अतिरेक में वहां तक न चले जाएं। हमें ये पता तो कि जैसे अनिल मिश्रा और चंपत जी, इन दोनों की भूमिका उस दान, उससे जुड़े हुए मसलों पर साफ साफ दिखती है। क्या गोपाल राव की अगर भूमिका थी उनकी, नहीं, मुझे नहीं पता। जो जानकारी मुझे है, गोपाल जी व्यवस्था में थे। देखिए, दोनों चीजों के बीच में अंतर हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट के सारे लोग सारे काम और दान से ही जुड़े हुए थे कि हम उनको दोष के नहीं, ये आप और हम कह सकते हैं, सामान्य जनता है थोड़ी मानेगी। मामला इतना बढ़ गया है मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, लेकिन जनता को भी गुंजाइश मत दीजिए सर, कि भैया इसलिए तो clean sheet हम होगा। ये प्रोग्राम में करते क्या है आप कि नहीं किया होगा, नहीं होंगे। भ्रम देखिए, दूर होना मामले की चाहिए। पहले ये गंभीर- बात करने की गोपाल राव का काम क्या था। देखिए, किसी देखिए, क्या व्यवस्था- है? Sorry. व्यवस्था- किसी को पहले दिन से भी नहीं चिट कर जीएसओ सर्टिफिकेट देने के बाद हम सिर्फ इतना ही कहते आए हैं कि चंपत जी पर मुझे भरोसा है कि वो इस घपले में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यदि हैं तो फिर कार्रवाई सब पर होनी चाहिए, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है। एक दूसरी बात, व्यवस्था में जो लगे हुए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका काम कुछ और होता है। जो चंदे की निगरानी में थे, जिनका काम था चंदे की देखभाल करना, प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, उनका और जो व्यवस्था में लगे हुए हैं उन दोनों के बीच में सारा अंतर काम करना आपस में इतना घुला मिला, इतना आपस में जुड़ा हुआ मैं है कि बहुत दर्शकों मुश्किल की है कहना जानकारी कि के लिए भाई बता साहब दूं, ने क्योंकि किया होगा, देखिए इसने किया होगा, हमने इसकी हमने इसने चंपत राय की बात कोई की, सीधा हमने involve अनिल मिश्रा होगा, की कोई बात indirectly की, involve होगा। गोपाल राव की बात इसलिए करनी जरूरी है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, राम मंदिर के मुख्य व्यवस्थापक यानी मैनेजर है और निर्माण प्रभारी की भूमिका उनके पास है, और महासचिव चंपत राय के बेहद करीबी सहयोगी कहे जाते हैं गोपाल राव। अब राम मंदिर के रख रखाव की बात हो, साफ सफाई की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, या फिर जो श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाएं हैं, उसकी कमान जो है वो गोपाल राव के हाथ में मैनेजर है। को पता नहीं होगा कि वहां पर किस तरीके से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, टिन्नू यादव का इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है, वो क्यों उसके पास सारी चाबें रह रही है, यहाँ से जो पूरा हो रहा है कैश के जो कम ज्यादा हो रहा है, खबरें आ रही है, सारी जानकारी होगी। चुप तो वो भी रहे ना इस पूरे मामले को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि भाई अब इतना बड़ा मामला हो गया है कि आप पवित्रता बनाए रखने के लिए पूरा ट्रस्ट को भंग कर दीजिए, पूरा नया ट्रस्ट लेकर आए, जिससे कोई ये नहीं कह पाए कि उसको बचा लिया गया, इसको दोषी बना दिया गया। सब लोग हटा दीजिए, नए लोग लेके आइए, बेहतर प्रोफेशनल टीम लेकर आइए। और संघ के सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि अब चंपत राय की जगह किसको भेजा जाए, कि ऐसा व्यक्ति भेजा जाए जो 24 कैरेट गोल्ड हो, जो चंपत राय जैसा खोटा सिक्का नहीं निकले। वहां पर ऐसे आदमी को भेजो कि जिसके ऊपर 1 रुपए का दाग भी लगे, और संघ की जो छवि खराब हुई है, संघ के ऊपर जो उंगली उठी है, कम से कम भविष्य में ऐसी नहीं हो। संघ को बहुत सोच समझ कर व्यक्ति को भेजना होगा ऐसे ट्रस्ट में। ये विजय जी, एक चूंकि वो खबर में अभी देख रहा, जो संजय राउत की पोस्ट उस पर हम लोग, उन्होंने भी वही काम किया है जो और सारे लोग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्धव जी और आदित्य ठाकरे ने 1 करोड़ रुपया और 4 किलो की चांदी की ब्रिक दी है जी। तो मुझे लगता है एक तो न्यास की तरफ से उस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, और दूसरा जिसको हम लोग बहुत पहले से कहते रहे, न्यास उसमें बहुत काम कर भी रहा है, सीता रसोई से लेकर दूसरी चीजें, ये जो धन आ रहा है, जो चढ़ावे का है, जो दान का है, देश भर में राम गुरुकुल और राम विद्यालय बनाया जाना चाहिए। एक आदर्श, जिसको कहते हैं ना कि एक दुनिया भर में उदाहरण बने, ऐसा आदर्श करना चाहिए। न्यास बिल्कुल पुनर्गठन होना चाहिए। न्यास बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसको और बेहतर उन मापदंडों पर किया जाए। डेली ऑडिट हो, प्रतिदिन पारदर्शिता से वो बताया जाए क्या हुआ। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वहां की शाखा है, उसमें प्रतिदिन का पैसा जाए और प्रतिदिन उसको और वो बताए। ऐसे उदाहरण ये भारत साफ-साफ में है। होना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया। इस पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका को हम लोगों ने अभी तक बात नहीं किया है। मुझे लगता है कि वो इसमें कम जिम्मेदार नहीं है। यदि किसी प्राइवेट पार्टी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आउट किया था, और कॉन्ट्रैक्ट आउट करने में ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ट्रस्ट के लोग चाहे जो कुछ भी कहें, आपने क्यों उनको रखा उनमें? आप क्यों उसके कारण रखे? आपकी क्या भूमिका नहीं थी कि उस निगरानी पर आप ध्यान रखें? ट्रस्ट के साथ साथ क्या ये जो लोग गिनती में शामिल थे,
बात जो निकल करके आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो कैशियर वहां पर होते थे उनके पास गड्डियां जाती थी और उन गड्डियों में से वो पैसा निकाल करके रख देते थे। जो आपने कहा ना कि 75 हजार की वो गड्डियां होती थी, 50,000 की गड्डियां के नाम पर वो 75,000 उसमें होते थे, तो 25,000 रख देते थे और उसके बाद में जो है वो इनके बीच में पैसों का वितरण होता था। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, तो इस पर भी क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोगों को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए और वहां की क्या मिली भगत थी यह भी जांच के दायरे में आना चाहिए। सर क्लोजिंग कमेंट। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, वो लोग भी उसमें शामिल है, लेकिन उनमें ये आउटसोर्स क्यों किया गया, किसने करवाया, ये सब तो ट्रस्ट के लोग ही जुड़े हुए होंगे ना। और वो बड़ा मुद्दा है, मतलब वो तो आ ही जाएंगे पकड़ में कि कैसे चोरी हुई है, और उनका पैसा लेना देना नहीं, आपका पैसा है, आप जमा करा रहे हो जितना करा रहे हो, उनकी हेराफेरी क्या हो रही है। लेकिन उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, मुद्दा वो नहीं है। एक मुद्दा तो यही है कि ट्रस्ट को भंग करके एक नया ट्रस्ट बनाया जाए, जो भी किया जाए, रिफॉर्म कैसे किया जाए। लेकिन एक बात मुझे याद आई ओशो की। ओशो ने कहा कि जो पकड़े जाते हैं वो चोर होते हैं, है ना। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है। अभी ये राम जन्मभूमि पर, अच्छा बहुत राजनीति पर बात हो कि हमने विनय कटियार जी की बात नहीं की, वो तो शायद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्होंने क्या क्या बोला उस पर भी कभी बात करते हैं। जो तो अरविंद भी बहुत सी बातें कही हैं, मैं उस चर्चा को लेकिन लेकर आखिरी आना बात चाह रही उन्होंने भी हूं। कही कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमें पूरा भरोसा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी इसमें आ ही नहीं रहे इशू की बात, मतलब उस तरह लेकिन बात वो है तो वो करना चाहिए। लेकिन ये बात यहाँ खत्म ना हो, क्योंकि चोरी करने वाले लोग सिर्फ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में ही तो नहीं होंगे ना, बहुत बड़े मंदिर अभी देश में हैं जिन पर बड़ा काम हो रहा है, तो उस पर भी निगाह रखनी चाहिए। जो हम जेल वो पुलिस जो आग लगने पर कहते हैं ना कि कल आग वहां लगी है तब वहां पर आग की जांच हो रही है, तो ऐसे ही केवल कहीं आग लग जाए उससे पहले आप जांच बिठा लें। हाँ, और भी जो बड़े मंदिर हैं जिनमें हो सकता है या जो भी व्यवस्था है उस पर भी सरकार को एक नजर डालनी चाहिए कि क्या कहीं कुछ और जगह तो गड़बड़ नहीं हो रही। तो 8 गिरफ्तार हो गए, 2 इस्तीफे हो गए, अब अगला नंबर किसका आएगा, इस पर भी इंडिया टीवी की नजर लगातार बनी हुई है। कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।